सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, आप सभी को पता है हमने स्टार्ट करी थी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2। तो इसकी हम कर रहे थे यूनिट नंबर 1, और यूनिट नंबर 1 में भी हमने आधी यूनिट कवर कर ली है। यहाँ तक प्रॉपर्टीज तक, जनरल प्रॉपर्टीज तक कवर कर ली है। आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना देखने वाले हैं, जो कि ऑप्टिकल, काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ये कोलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इसको हम देखने वाले हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को भी, काइनेटिक प्रॉपर्टी को भी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को भी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अकेली प्रॉपर्टी जैसे ऑप्टिकल होगी ना, ऑप्टिकल भी अकेली 7 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आ जाती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ 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 इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखना। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको समझाया हुआ है, लिखा हुआ है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलिड्स में 3 आपकी है, ऑप्टिकल, काइनेटिक और इलेक्ट्रिकल। सबसे पहले बात करेंगे हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की। ऑप्टिकल यानी कि वही कुछ देखना, लाइट वाला, ऐसा कुछ सिस्टम समझ में आ रहा होगा। ऑप्टिकल वही है। द सेम इफेक्ट इज नोटिस्ड व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर अ डार्क रूम थ्रू अ स्लिट व्हेन द बीम ऑफ लाइट बिकम विजिबल थ्रू द रूम। तो देखो, सेम इफेक्ट हमारा नोटिस करा जाता है कब? जब कोई भी सनलाइट की बीम वगैरह, सनलाइट की रे वगैरह कोई भी रूम में एंटर करती है, जब हम उसको थोड़ा सा नोटिस करते हैं। ठीक है, दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ डस्ट इन द एयर। तो ये हमारे होते हैं कुछ स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। चलो ये इसको छोड़ो, अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो, जैसे कोई भी हमारा पार्टिकल है, आपने रूम वगैरह में भी देखा होगा, कोई भी पार्टिकल है, अगर इसमें आके कोई भी रे, कोई भी सनलाइट की आ रही है, तो एकदम से कुछ पार्टिकल्स होते हैं, चमकने से लग जाते हैं, अपने अंदर से पास करा देते हैं लाइट को। तो ऐसे ही ये भी पास करा रहा है और एक अब उसकी दिशा ही बदल दे जाए। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे स्कैटर्ड लाइट होते हैं, जो मतलब अपनी दिशा से बदल जाते हैं, वो स्कैटर्ड लाइट होते हैं। These properties help to know about size, shape, structure and molecular weight of colloids। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना ऑप्टिकल वाली, तो ये हेल्प करती है हमारे साइज को जानने में, शेप को जानने में, स्ट्रक्चर को जानने में, मोलिकुलर वेट को जानने में, किसके? कॉलोइड्स के। तो ये भी हमारी कुछ 4 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। सिर्फ और सिर्फ अभी ऑप्टिकल वाली बात कर रहे हैं, ध्यान रखना ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, पर कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें 4 होते हैं हमारे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट है टिंडल इफेक्ट, लाइट स्कैटरिंग जिसको हम बोलते हैं। दूसरा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, थर्ड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, फोर्थ है टर्बिडिटी। तो फर्स्ट देखते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इन 1869, टिंडल एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1869 में ऑब्जर्व करा कि जब भी किसी स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को हम पास कराते हैं ट्रू सॉल्यूशन के अंदर से, तो इट कैन नॉट बी सीन अनलेस ऑब्जर्व थ्रू द पाथ ऑफ लाइट। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई भी हमको पाथ ऑफ लाइट जो होता है, मतलब लाइट का जो एरिया होता है, मतलब पूरा चलने की दिशा होती है, वो बदलती नहीं है। ठीक है, अनलेस ऑब्जर्व थ्रू द पाथ ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हमको कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। बट when the strong beam of light is passed through a colloidal dispersion, the path of light becomes illuminated, a visible cone is formed। तो अभी हमने क्या समझा था कि पीछे हम भी देखा था कि हम कोई भी ट्रू सॉल्यूशन से अगर बीम ऑफ लाइट पास करा रहे हैं तो कुछ भी हमको फर्क नहीं दिख रहा था। ठीक है, लाइट ऐसी की ऐसी थी। बट अगर किसी हम कोलोइडल डिस्पर्जन के अंदर से लाइट को पास करा रहे थे, तो एक विजिबल कोन हमको फॉर्म दिख जाता है। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि टिंडल इफेक्ट वहाँ पर आ जाता है, और इसी को हम कहते हैं फेराडे टिंडल इफेक्ट, एंड द पाथ इज नोन एज कोल्ड टिंडल कोन। और जो पाथ बनाए ना पूरा, उसको हम कहते हैं टिंडल कोन। जैसे कि डायग्राम में आप दोनों फर्क करके समझ जाओगे। ये हमारा जब भी हम कोई भी स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट पास करा रहे हैं किसी ट्रू सॉल्यूशन के अंदर से, तो देखो लाइट ऐसे ही इसके अंदर समा गई है। ठीक है, इनविजिबल लाइट हो चुकी है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब दूसरा डायग्राम है, यानी कि व्हेन लाइट पास थ्रू कोलोइडल डिस्पर्जन। अब देखो, कोलोइडल डिस्पर्जन के हमने पास कराई तो एक कोन फॉर्म्ड होगी है, इसी को हम टिंडल कोन कहते हैं। पार्टिकल्स हमको इलिमिनेट हो जाएंगे, पाथ ऑफ लाइट हमको दिख जाएगा। ठीक है, हेट्रोजीनियस या जो कोलोइडल डिस्पर्जन है वो शो करते हैं, जैसे कि लायोफिक सिस्टम देखा था हमने कल। तो लायोफोबिक सिस्टम मोस्ट इंटेंस टिंडल इफेक्ट शो करता है, मतलब टिंडल इफेक्ट दिखाता है, जैसे हमने प्रॉपर्टीज में भी देखा था कल। लायोफिलिक सिस्टम थोड़ा सा या बिल्कुल नहीं दिखाता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी? अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी क्या है? द कोलोइडल पार्टिकल आर टू स्मॉल टू बी सीन विद एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो ये जो हमारे कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, इसको भी हम एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। तो यहाँ पर एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी की हमको जरूरत पड़ती है। व्हेन अ इंटेंस लाइट बीम इज पास थ्रू द सॉल्यूशन कोलोइडल डिस्पर्जन अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड एट राइट एंगल टू द प्लेन ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो, जब भी इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ।
यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक पहले बैकग्राउंड हम डार्क कर लेते हैं, बिल्कुल इसके जो चारों तरफ का बैकग्राउंड होता है वो बिल्कुल ही काला कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना अब इसको, तो यहाँ पर और यहाँ पे लाइट आ रही है हमारी, तो जो पार्टिकल्स होंगे ना वो एकदम ब्राइट स्पॉट की तरह चमकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्राइट स्पॉट की तरह ही चमकेंगे, तो यही हमारा होता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी चीज़। यहाँ पर देखो कोई भी लाइट सोर्स है, कंडेंस लेंस है, ये हमारा पार्टिकल हो गया। तो यहाँ पर इसको लाइट मारेंगे तो ये जो लाइट निकल रही है यहाँ से, ये स्कैटर्ड लाइट होगी और ये डाइवर्स लाइट हो गई जो इसके सामने से ऐसे आ रही है। और ये पूरा पूरा कोलिडल सॉल्यूशन है और ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की मदद से हम देख लेते हैं फिर। और ये पूरा बैकग्राउंड हमारा डार्क है। नेक्स्ट समझते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सो इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन जर्मनी। जनवरी में सबसे पहले इसको डेवलप किया था 1932 में जेम्स हिलर ने और एल्बर्ट प्रेवस ने। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप आर समटाइम्स नॉट एबल टू रिजॉल्व सम लायोफिलिक कॉलर्स, सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी आर यूज्ड। देखो क्या होता था, कभी कभी दिक्कत होती थी, जो हमारे लायोफिलिक कॉलर्स होते थे उनको हमारा ये जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी था नहीं रिजॉल्व करवा रहा था, नहीं अच्छे से देख पाता था। तो वहाँ पर हमारा जन्म लिया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूजफुल इन गेटिंग पिक्चर ऑफ एक्चुअल पार्टिकल। तो इसकी मदद से हम एक्चुअल पार्टिकल की पिक्चर ले सकते थे। तो साइज की स्टडी में, शेप की स्टडी में, स्ट्रक्चर की स्टडी में तो हेल्प हो जाती थी इससे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब समझते हैं टर्बिडिटी, लास्ट प्रॉपर्टी जो है, ऑल कोलोइडल डिस्पर्जन सोर्स टर्बिडिटी अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कोलोइड पार्टिकल। देखो कोलोइडल पार्टिकल जब होंगे उसमें तो वो अपने जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा वो होगी टर्बिडिटी यानी कि धुंधलापन। वही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा ट्रक का उतनी ज़्यादा कोलोइडल का तो उतनी ज़्यादा टर्बिडिटी होगी, ठीक है। ये थे अभी हमारे सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पर वही लिख रहा है कि इसकी मदद से हम सिर्फ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की मदद से सिर्फ और सिर्फ हम साइज, शेप, स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर वेट को जांच सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी खत्म। अब बात करते हैं काइनेटिक प्रॉपर्टी जो कि सेकंड प्रॉपर्टी है। तो काइनेटिक प्रॉपर्टीज, सो काइनेटिक आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, मूवमेंट या मोशन, ठीक है। यहाँ पर हम वही पार्टिकल का मोशन, पार्टिकल की मूवमेंट देखने वाले हैं। तो इसके अंदर भी चार प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट है ब्राउनियन मोशन, सेकंड डिफ्यूजन, थर्ड सेडिमेंटेशन, फोर्थ विस्कोसिटी। तो एक एक करके चारों को देखते हैं इजी तरीके से। फर्स्ट है ब्राउनियन मोशन, ये आपने 9th-10th में जरूर पढ़ा होगा यार, ब्राउनियन मोशन, ठीक है, जरूर पढ़ा होगा। ये हमारा कंसेप्ट दिया था ब्राउनियन मोशन का आर ब्राउन यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने। सो इसमें क्या होता है, इसमें ना जिग जैग मोशन होता है कोलोइडल पार्टिकल्स का। कोलोइडल डिस्पर्जन में ही होता है एक कंटिन्यूसली रैंडम मैनर में, मतलब कहीं भी कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, जिग जैग मोशन। जैसे डायग्राम में देख लो डायरेक्ट आप, ये पूरा एक कोलोइडल डिस्पर्जन मीडियम है, यहाँ पर कोलोइड पार्टिकल है, ये इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, मतलब कैसे भी एक जिग जैग, जैसे सांप चलता है ना ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर भी ऐसे ऐसे हो रहा है पार्टिकल का मूवमेंट। तो इसी को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। Colloidal particles do not settle but are in continuous motion due to their smaller size. This motion of particles is called Brownian motion. देखो क्या होता है, कोलोइडल पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका पार्टिकल साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। अब कंटिन्यूस मोशन करते रहते हैं, तो इसी मोशन ऑफ पार्टिकल्स को कहते हैं ब्राउनियन मोशन, ओके। और ये क्यों होता है? ये होता है बम्बार्डमेंट बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। जो बम्बार्डमेंट यानी कि बमबारी, तो ये जो आपस में मॉलिक्यूल्स टकराते रहते हैं तो बमबारी इस तरह के होती रहती है, इसी वजह से होता है। इट इज़ ऑब्जर्व अंडर एन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, और ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंडर हम इसको देख सकते हैं ब्राउनियन मोशन को। विस्कोसिटी, अगर पार्टिकल्स की हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल साइज कम हो जाएगा। विस्कोसिटी अगर मीडियम की बढ़ाएंगे तो ब्राउनियन मोशन कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फिर फ्लो करने को जगह ही नहीं बचेगी पार्टिकल्स को। अब ब्राउनियन मोशन कम हुआ ना तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, बात ये है, ठीक है। सेकंड है हमारा डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन तो सिंपल वही है यार, डिफ्यूजन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वेयर सॉलिड मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ये तो सिंपल फिनोमेना है, यहाँ पर सॉलिड जो होगा वो मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यूस अंटिल बिकम यूनिफॉर्म। और जब तक यूनिफॉर्म नहीं हो जाएगा, वो पूरा सिस्टम बैलेंस्ड नहीं हो जाएगा, जब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। डिफ्यूजन ऑफ कोलोइड पार्टिकल इज नॉट नेट रिजल्ट ऑफ ब्राउनियन मोशन। जो डिफ्यूजन होता है कोलोइड पार्टिकल वो नेट रिजल्ट होता है हमारे ब्राउनियन मोशन का। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज एक्सपायर्ड बाय फिक्स फर्स्ट लॉ। फिक्स के फर्स्ट लॉ से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को। ये आपने थर्ड सेम में पढ़ा था यूनिट नंबर 1 में, आपको पता होगा। तो जे प्रोपोर्शनली डी सी अपॉन डी एल। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है सॉलिड मॉलिक्यूल्स का किसी भी एक बैरियर के पास करने से, बैरियर के थ्रू, तो वो प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन
चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि हाई कंसंट्रेशन माइनस लो कंसंट्रेशन, ये आता है हमारा फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फॉर्मूला आप देख लो, जे हमारा वही फ्लक्स यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया, डी सी अपॉन डी एक्स, ये होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन, डी हमारा है यहाँ पर ये डिफ्यूजन कांस्टेंट, और माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, जैसे आप डायग्राम में देख भी सकते हो, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन का रीजन है, यहाँ पर लो, तो यहाँ से मॉलिक्यूल इधर पास हो रहे हैं। ओके, अब देखते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी जो कि सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन तो वही सिंपल वही है जो नीचे आके बैठ जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं। कोर्स डिस्पर्सन सस्पेंशन इज लेस स्टेबल देन कोलोइडल डिस्पर्सन। देखो कोर्स डिस्पर्सन हमारे लेस स्टेबल होते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, बिकॉज भाई यहाँ पर वही बात लिख रही है कि इट इज सेटलिंग डाउन ऑफ डिस्पर्स फेस पार्टिकल इनटू डिस्पर्सन मीडियम ड्यू टू ग्रेविटी। जितना ज़्यादा भारी पार्टिकल होगा उतना जल्दी बैठेगा वो, उतना जल्दी उसका सेटलिंग डाउन होगा, उतनी ज़्यादा उसकी सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टी होगी। वही बात यहाँ पर कही गई है। इट इज़ डिपेंड अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ कोलोइड पार्टिकल्स, वही बात है, जितना ज़्यादा मॉलिकुलर वेट उतना ज़्यादा सेडिमेंटेशन। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी डिफरेंस ऑफ डिस्पर्स फेस टू द डिस्पर्सन मीडियम, और थोड़ा डेंसिटी डिफरेंस पे भी ये बेस करता है, डिपेंड करता है। इन कोलोइडल डिस्पर्सन ब्राउनियन मूवमेंट टेंड टू अफेक्ट दिस सेडिमेंटेशन बट प्रोमोट मिक्सिंग। तो कोलोइडल डिस्पर्सन में ब्राउनियन मोशन जो होगा वो अफेक्ट कर सकता है सेडिमेंटेशन को, बट मिक्सिंग को प्रोमोट करता है। तो यही बात वही लिख रही है कि ब्राउनियन मोशन इंक्रीज होगा, सेडिमेंटेशन डिक्रीज होगा। सेडिमेंटेशन अगर इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पर वही दिखा गया, पार्टिकल सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की मदद से यहाँ पर सेटल डाउन हो रहे हैं पार्टिकल। और चौथी प्रॉपर्टी है इसकी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को फाइनल देखते हैं हम। विस्कोसिटी, ये एक विस्कोसिटी तो सब सिंपल पता है, ये रेजिस्टेंस होता है फ्लूइड के लिए, फ्लो अंडर एन अप्लाइड स्ट्रेस। जब भी मान लो हम किसी फ्लूइड को आगे ऐसे कराते हैं, फ्लो कराते हैं मतलब, तो एक अपोजिट फोर्स उस पर लगता है, तो वही विस्कोसिटी होता है हमारा। ठीक है, द विस्कोसिटी ऑफ कोलोइड डिपेंड अपॉन कुछ प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है, जैसे शेप, साइज, मॉलिक्यूलर वेट, इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, आइंस्टाइन ने एक हमारी इक्वेशन दी थी जो कि ये विस्कोसिटी को डिफाइन करता है, n इजिकल टू एन नॉट 1 + 2.55। तो n क्या है हमारा विस्कोसिटी है डिस्पर्सन मीडियम की, n नॉट क्या है, n नॉट हमारा डिस्पर्सन मीडियम की विस्कोसिटी है, और ये फाई क्या है, फाई में हमारा वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ कोलोइड पार्टिकल। ठीक है, अब चार प्रॉपर्टीज आपने देखी है काइनेटिक वाली। ठीक है, काइनेटिक गाइज प्लीज़ 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 अच्छे से पढ़ना, ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, 100% आता है। अब देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी जो कि है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। सो ये प्रॉपर्टीज़ किस लिए है? ये प्रॉपर्टीज़ हमको जो कोलोइड पार्टिकल्स पे चार्ज वगैरह होते हैं ना, वो डिफाइन करने के लिए, वो निकालने के लिए, चार्ज कौन सा है कैसा है वो सब। कोलोइड पार्टिकल्स कैरी इलेक्ट्रिकल चार्ज, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो कुछ हमारे कोलोइड पार्टिकल्स होते हैं वो कोई भी पॉजिटिव चार्ज भी कंटेन कर सकता है, कोई नेगेटिव चार्ज कंटेन कर सकता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज के एग्जांपल बताऊं, फेरिक ऑक्साइड हो गया और कुछ अदर मेटल हाइड्रोक्साइड्स हो गए। नेगेटिव चार्जेस काउलिन, सल्फर, आर्सेनियस, सल्फेट्स, ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ये हो गई। अब इसके अंदर भी हम तीन चीज़ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। तो फर्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो देखो कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट डायग्राम देखो, ये एक हमारा सॉल्यूशन बना रहता है, इसमें दो हम एक कैथोड एक एनोड रॉड डालते हैं, पूरी पूरी कैथोड और एनोड की। तो इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स, कैथोड आपको पता है माइनस साइन का होता है, एनोड आपका होता है प्लस साइन का होता है। तो यहाँ पर जब हम रॉड को डाल देते हैं और एक सर्किट से जोड़ देते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्ट होने लगते हैं, पर ये लाइट वगैरह पास होने लगती है। ठीक है, चार्जेस वगैरह आ जाते हैं इस रॉड पर। तो जब भी देखो चार्जेस आ जाएंगे ना इस रॉड पे, तो यहाँ पर क्या होगा, जितना भी जो हमारे कोलोइड पार्टिकल्स होंगे, जो प्लस वाले कोलोइड पार्टिकल्स होंगे वो माइनस वाले कैथोड की तरफ भागेंगे, और जो माइनस वाले कोलोइड पार्टिकल्स होंगे वो प्लस वाले एनोड की तरफ भागेंगे। तो यही प्रोसेस होती है हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो पूरा वही लिखा पड़ा है, आप देख लेना। अब समझते हैं दूसरा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो इसको भी डायग्राम की मदद से मैं बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर यानी कि एक डबल लेयर बन जाती है कोलोइड पार्टिकल्स की। मान लो कि पहले एक गुच्छा सा बना है, ठीक है, चलो बना के ही दिखाता हूँ आपको। देखो मान लो एक ये पूरा सिस्टम है, यहाँ पर एक बीकर वगैरह जो भी आप मानो ये है। अब यहाँ पर कुछ हमारे ऐसे पार्टिकल्स हैं, ये कुछ वाले ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर माइनस चार्ज है। ठीक है,
ये अपने अलग अलग हैं, बहुत सारे हैं, जैसे बहुत सारे हैं, आप मान लो इनको, ये इन सब के अंदर ना माइनस चार्ज है। अब आपको पता है माइनस वाले से कौन आकर्षित होता है, कौन अट्रैक्ट करता है, प्लस वाला। तो यहाँ पर प्लस वाला आके जल्दी ज्वाइन होगा माइनस के अकॉर्डिंग, तो माइनस तो अब इससे रिपेल करेंगे, माइनस तो अब इससे दूर भागेंगे, बट प्लस वाले आकर इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा लेंगे। अब प्लस वाले आकर इससे ज्वाइन हो जाएंगे, बहुत सारे चिपक जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, एक लेयर और बच जाएगी माइनस वाली, प्लस वाली। अब क्या होगा, अब प्लस वाले इससे दूर भागेंगे, माइनस वाले पास आएंगे, अब यहाँ पर माइनस वाले फिर से आ जाएंगे, ठीक है। अब यही चीज़ होती है हमारी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ओके, तो यही चीज़ होगी हमारी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब इसको समझ लो, अब ये पूरी होगी एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। सेकंड लेयर को हम डिफ्यूज लेयर भी कहते हैं, फर्स्ट वाली लेयर को हम स्टैटिक लेयर भी कहते हैं। पूरा डिस्पर्सन मीडियम है और डिस्पर्स फिर इसके पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझ लो आप। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू लेयर दैट मीन्स स्टैटिक एंड डिफ्यूज लेयर इज कॉल्ड जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, तो मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में के लिए। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये 2 लेयर जो बनी है, इनका पोटेंशियल डिफरेंस वही हमारा कहलाता है जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। अब थर्ड देख लो आप, लास्ट यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। When electrical field applied, so movement of liquid यानी कि dispersion medium to the stationary charge surface is called electroosmosis। तो क्या है, जब भी हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो लिक्विड की मूवमेंट होती है ना, स्टेशनरी चार्ज सरफेस इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम की, तो वो एक स्टेशनरी चार्ज फेज में आ जाए, सरफेस में आ जाती है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इन दिस ओनली डिस्पर्सन, और इस वाले सिस्टम जो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्पर्सन मीडियम ही मूव करता है, ठीक है, अपोजिट चार्ज की तरफ। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर कोलोइड पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, बट यहाँ पर इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में पूरा का पूरा लिक्विड जो डिस्पर्सन मीडियम में लिक्विड सिस्टम है वही मूव करेगा, ठीक है। तो गाइस अभी आपने देखी है यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज कुछ, अब प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये आपने देख ली है। कल को हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कोएजर्वेशन, पेप्टाइजेशन और प्रोटेक्टिव एक्शन के ऊपर, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।